अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब दोस्त आप खैरियत से होंगे। मेरा नाम मुक़द्दस भट्ट है। इस वीडियो में आपके साथ मैं क्रिप्टो मार्केट की न्यूज़ अपडेट्स और मेरा तज़िया शेयर करता हूँ। आज सोमवार है, हफ्ता इतवार में आपके साथ न्यूज़ अपडेट वगैरह शेयर नहीं करता। ये पिछले 2 दिन आपके साथ ना शेयर करने की वजह एक ये भी है कि मार्केट में ऐसे कुछ ख़ास मालूमात थी नहीं जिस हवाले से मैं आपको अपडेट करता। और दूसरा, आज चूँकि मंडे है तो इस हफ़्ते का थोड़ा सा रिव्यू करेंगे कि कौन सी ऐसी अपकमिंग इवेंट्स हैं जो इस हफ्ते मार्केट को थोड़ा वोलाटाइल कर सकते हैं, उसको डिस्कस करेंगे। मार्केट की जो करंट सिचुएशन है उसको थोड़ा एनालाइज करने की मैं अपना तज़िया शेयर करूंगा। आप में से बहुत से मेरे से ज़्यादा समझदार, मेरे से ज़्यादा मार्केट की पल्स पे हाथ रखने वाले लोग हैं। आप इस वीडियो के नीचे अपनी ओपिनियन का इज़हार कर सकते हैं। और मार्केट की कुछ न्यूज़ वगैरह हैं, कुछ क्रिप्टो करेंसीज़ के हवाले से, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले स्क्रीन पे अगर आप नज़र डालें तो ये 1 आवर चार्ट है BTC का। तो ऑलमोस्ट आप चार्ट पे देखते हैं वोलाटिलिटी ना होने के बराबर है। हफ्ते इतवार को कोई इवेंट ऐसा नहीं था जिसकी वजह से मार्केट में कोई वोलाटिलिटी हमें नज़र आती। अब ये वाला जो सारा वीक है, कोई ऐसे कोई ख़ास मैक्रो इकोनॉमिक साइड से हमें कोई न्यूज़ वगैरह या डाटा ऐसा हमें नज़र नहीं आ रहा जो कि प्राइस को वोलाटाइल करे। हाँ, जो इंटरेस्ट रेट पॉलिसी के हवाले से कुछ इम्प्रूवमेंट हो सकती हैं क्योंकि फेड के जो मेंबर्स हैं उनकी स्पीचेस इस वीक में 1-2 की हैं प्रेसिडेंट्स की, तो वो शायद मार्केट में थोड़ा बहुत आपको हलचल दिखाएं। अदरवाइज़ ये हफ्ता बिल्कुल खामोश ही समझे, मार्केट इसी तरह आपको खामोश होती हुई नज़र आएगी। मार्केट कर क्या रही है 1 आवर चार्ट की बजाय? अगर मैं BTC के वीकली चार्ट पे जाऊं, ये एक्चुअली पूरी मार्केट का तजिया करने से पहले मैं BTC का इस वजह से एनालिसिस करता हूं क्योंकि BTC मार्केट के ऊपर BTC की प्राइस एक्शन जो है वो ओवरऑल सारी मार्केट पे अपना इम्पैक्ट छोड़ती है। इस वक्त अगर वीकली चार्ट पे जाएं तो मुख्तलिफ सिनेरियो आपको बनते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ एनालिस्ट का मानना यह है कि BTC की प्राइस अब अगर तो 200 की जो EMA की लाइन है, मूविंग एवरेज जो लाइन है, अगर तो उसके ऊपर ट्रेड होती है जो कि गालबन 26,000 समथिंग की प्राइस बनती है, तो फिर ये जो डबल टॉप का जो पैटर्न बन रहा था वो इनवैलिडेट हो जाएगा, बल्कि वो फिर यहाँ से प्राइस जो है वो ऊपर रिकवरी कर सकती है। और बल्कि फिर डबल टॉप की बजाय डबल बॉटम का पैटर्न आपको बनता हुआ नजर आता है, फिर प्राइस यहाँ से दोबारा ऊपर की तरफ पंप कर सकती है। अभी जब मैं आपके साथ वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ये वीकली चार्ट के ऊपर BTC की प्राइस ऑलमोस्ट उसी खास पॉइंट के ऊपर है जहाँ से डिसाइड होना है कि मार्केट ने जाना किधर है। वैसे तो पिछले 2 दिनों से अगर BTC की प्राइस देखें तो कोई 200-250 की प्राइस के ऊपर ही कभी ऊपर कभी नीचे, यानी कभी 26,100-200 प्राइस और कभी 25,800-900 की प्राइस, बस इसी ये $300-400 की प्राइस के ऊपर पिछले 2 दिनों से ट्रेड हो रही है, यानी वोलेटिलिटी नहीं है। अगर तो चूँकि इस हफ्ते कोई ऐसा कोई मेजर इवेंट नहीं है, प्राइस इसी रेंज में रहती है, तो ये मार्केट का ये जो इंडिकेटर्स हैं इनकी कंफर्मेशन का कोई सिस्टम नहीं हमें नज़र आएगा। मार्केट इसी तरह फ्लैट और साइडवेज हमें मूव होती हुई नज़र आ सकती है। लेकिन अगर फॉर एनी रीज़न BTC की प्राइस जो है यहाँ से ब्रेक हो जाती है और प्राइस चले जाती है नीचे, तो फिर ये डबल टॉप का पैटर्न बनता है। डबल टॉप के पैटर्न में क्या होता है कि ये देखें, यहाँ पे ऊपर प्राइस गई, फिर ऊपर गई, फिर उसके बाद प्राइस जो है वो नीचे अच्छा खासा फॉल करती है। ये टेक्निकल इंडिकेटर कहते हैं। इन अदर वर्ड्स, इस मार्केट को एनालाइज करने के बहुत से एंगल्स हैं। मैं अपना एंगल्स जो है टाइम टू टाइम आपके साथ शेयर करता भी रहता हूँ। जैसे मैंने आपको स्टार्ट में कहा कि इस वक्त मार्केट जो है वो ट्रेंड ढूंढ रही है। क्या मार्केट जो है टेक्निकली देखा जाए तो ये जो 200 वीक की और 200 डेज़ की मूविंग एवरेज लाइन है, इससे नीचे जो प्राइस ट्रेड हो रही है ये बेरिश ट्रेंड है। लेकिन इसके बावजूद सेलर जो है वो एग्जॉस्ट हो चुके हैं। मार्केट में सेलर नहीं है। मार्केट में जो बिटकॉइन इन्वेस्टर है, जो होल्डर है, वो मार्केट में सेल नहीं करना चाहता। जो स्पेकुलेटर हैं, शॉर्ट टर्म होल्डर्स हैं, उनकी अच्छी खासी तादाद ऑलरेडी मार्केट से आउट हो चुकी है। या वो कैपिचुलेट हुए हैं या उन्होंने टाइम पे अपना BTC जो सेल कर दिया। मार्केट में जितना सेल प्रेशर है वो जो बायर्स की डिमांड है वो उसको ऑब्जर्व कर लेती है और BTC की प्राइस नीचे जंप नहीं करती। एक साइड पे सेलर मार्केट में एग्जॉस्ट थक चुके हैं और दूसरी साइड पे डिमांड नहीं है मार्केट में। अब डिमांड की क्या कैटलिस्ट है? सबसे पहले तो पिछले चंद ये 15 जून से लेके जुमे वाले दिन मैंने आपके साथ डिटेल डिस्कस भी किया था। 15 जून से वो ETF का एक चल गया जी कि हाइप हो गई एकदम कि ETF अप्रूव हो रहे हैं, ETF अप्रूव हो रहे हैं। फिर जुमे को मैंने आपको बताया कि मार्केट में थ्योरी गर्दिश कर रही है कि भाई ये ETF अमेरिका की SEC जानबूझ के डिले कर रही है और ये करती जाएगी अनटिल के वो जो 460 दिन का मेरा ख्याल है उनके पास टाइम पीरियड होता है
कि वो फाइनल डेडलाइन है उसमें, जब वो आएगा, फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल सेट कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो रेगुलेटर्स हैं इनके पास पावर होती है, वो अपनी पावर को इस यूज़ कर सकते हैं, उनको लीगली कोई बंदा चैलेंज नहीं कर सकता, मतलब उनके एक्शंस को चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल कि उन्होंने किसी ख़ास बाइस की वजह से वो फैसला किया। कोर्ट उनके फैसले को ओवरटर्न कर सकती है, जैसे कि पिछले दिनों ग्रे स्केल का फैसला आया, ग्रे स्केल के हवाले से जज ने कहा जी कि आपने जो रिजेक्ट की है इनकी रिक्वेस्ट कन्वर्जन की, उसको दोबारा रिव्यू करें, तो ये काम कर सकते हैं। तो मतलब मैं कहना ये चाह रहा हूँ, अगर रेगुलेटर्स चाहें तो स्पॉट ETF का ये जो फैसला है ये वो साल हा साल लटका सकते हैं, उनको कोई पूछ नहीं सकता। ये XRP का फैसला भी सन 2020 से लटका हुआ, अगर वो चाहे, मैं इफ़ यूज़ कर रहा हूँ, गो के मैंने आपको कहा कि कुछ एक्सपर्ट्स का मानना ये है कि SEC जो है इस साल के एंड तक, होपफुली अक्टूबर को भी, जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है अक्टूबर के महीने में भी ये एक्सटेंड होगी डेट्स, और जब एक्सटेंड होंगी तो फिर जनवरी को चले जाएगा, यानी अगले साल की जनवरी तक। फिर जनवरी के महीने में या उससे नेक्स्ट जो लास्ट डेट है वो नेक्स्ट फाइनल डेट है, और उस वक्त जो ETF अप्रूवल रिक्वेस्ट है वो अप्रूव हो सकती है। ये अगेन ऑल इज़ इफ़ एंड बट्स, एंड मुमकिन है जिसके चांसेस कम लग रहे हैं अक्टूबर के महीने में ही कोई ना कोई सेटलमेंट हो जाए। बहरहाल डिमांड मार्केट ढूंढ रही है, तो डिमांड जो है ETF की एक हाइप है, वो हाइप फिलहाल जो है वो आपको मार्केट में नज़र नहीं आ रही, इसी वजह से डिमांड नहीं है। दूसरी कौन कौन सी चीज़ें डिमांड पैदा कर सकती हैं, मेरी अंडरस्टैंडिंग है, लाइक फॉर एग्जांपल थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें, ये इलन मस्क का जो ट्विटर है, X जो आजकल हो गया, वो एक एवरीथिंग ऐप है, एंड मुमकिन है कि अगले चंद दिनों, हफ्तों या महीनों के अंदर वो भी मार्केट में हाइप क्रिएट कर दे। इलन मस्क भी अपने X जो ऐप है उनका ट्विटर, उसको वो वहाँ पे क्रिप्टो करेंसी को एज अ पेमेंट मेथड यूज़ करे, और उसकी वजह से मार्केट में एक नई डिमांड, एक नई हाइप होगी, वो एक कैटलिस्ट हो सकता है। ये सारी डिमांड की साइड पे मैं आपको कह रहा हूँ। अच्छा, और कोई कंट्रीज़ के हवाले से कोई अपडेट आ सकती है कि फ़लाँ बड़ी मेजर फाइनेंशियल हब ने क्रिप्टो करेंसी को, बिटकॉइन को एज अ लीगल टेंडर करार दे दिया, या कोई ऐसी खबर आ जाए जिससे अमेरिका की जो डोमिनेंस है डॉलर की वो कम होना, तो ये भी मार्केट के लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ है, और मार्केट के लिए, क्रिप्टो करेंसी के लिए डिमांड क्रिएट कर सकती है। जब तक ये काम नहीं होते उस वक्त तक मार्केट इसी तरह साइडवेज जा सकती है, और ये जो अमेरिका के मैक्रो इकोनॉमिक जो डाटा के शॉक्स वगैरह जो लगते रहते हैं मार्केट को, वो लगते रहेंगे। अच्छा, एक साइड पे ये चीज़ है। अब फर्ज कर लें डिमांड, ये जो मैंने डिमांड मेरी समझबूझ के मुताबिक मुझे नज़र आ रही है, अगर वो नहीं होती है तो सप्लाई साइड की तरफ देखें। एक तो एम्प्टी गॉक्स के जो डॉलर हैं, बिटकॉइन हैं लाखों की तादाद में, उनकी सप्लाई भी मार्केट में शायद इस साल के एंड तक वो भी आना शुरू हो जाए। फिर अमेरिका के पास वो सिल्क रोड का BTC, वो भी उनके पास पड़ा हुआ है। फिर ये मतलब ये सप्लाई साइड पे अगर डिमांड नहीं बढ़ती है, मतलब डिमांड यहीं पे रहती है, तो सप्लाई साइड का फिर प्रेशर बढ़ता जाएगा, और सप्लाई साइड से मार्केट जो है वो डाउन जा सकती है। और वैसे भी सितंबर का महीना पहले भी आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, सितंबर का महीना मुमकिन है BTC की प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा क्रैश ना करे, 20,000 तक जाए, लेकिन ऑल्ट कॉइन्स अच्छा खासा क्रैश कर सकती हैं। ये सितंबर की ऑन हिस्टोरिक जो उनकी परफॉर्मेंस है उसकी बेस पे मैं अपना एनालिसिस कर रहा हूँ। और उसके बाद लेट्स सी अक्टूबर के महीने में कोई अच्छी कोई न्यूज़ अपडेट्स वगैरह मार्केट में, क्योंकि न्यूज़ इवन नोबडी नोज़ कल को क्या हो सकता है। मेरी वीडियो बनाने के बाद ही अचानक कोई ऐसी न्यूज़ आ जाए जो मार्केट को पंप करे, इस बारे में मैं नहीं जानता। लेकिन फ़िलहाल जो मैंने मार्केट को स्टडी किया वो मैंने आपको बताया, कोई नहीं। अच्छा, एक और एक चीज़ मैंने देखी, कॉइन बेरो जो द गाय, आप में से बहुत से लोग उनको वॉच करते होंगे, उनकी मैं एक वीडियो वॉच कर रहा था। वो कह रहे थे जी अमेरिका में जो द इंफ्रास्ट्रक्चर बिल पास किया गया है उससे अमेरिका में जो DeFi बिजनेस है वो ऑलमोस्ट डेड हो जाएगा। कोई जितना भी DeFi क्या, ये जितने डैप्स होते हैं, जितने वॉलेट्स होते हैं, जितनी NFT कलेक्शंस है सारी, जो USA में, USA एक हब है इनोवेशन का, और वहाँ पे जो ये स्ट्रक्चर बिल बनाया गया उससे DeFi जो है वो अमेरिका से निकल सकता है, मोस्ट लाइकली ऐसा हो सकता है। तो ये भी एक तरह का, बल्कि मुझे ये कहने दे कि ये जो नेक्स्ट हाल्विंग आ रही है 2024 के बाद, प्राइस जो है वो 2025 तक मोस्ट प्रॉबेबली जो है वो पंप करेगी, जो हिस्ट्री रही है।
उसके बाद जो 2025 के बाद जो कैटलिस्ट है मार्केट को फिर बेयर करने का, उनमें से ये एक न्यूज़ है, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर बिल है ये 2025 से ऑनवर्ड जो है वो लागू होना शुरू होगा। अगर ऐसे ही एज इट इज़ ही हो जाता है तो फिर नेक्स्ट जो बेयर मार्केट है इस बिल की वजह से मार्केट जो है वो बेयर हो सकती है। ठीक है, मार्केट की न्यूज़ की तरफ आते हैं। सोलाना के हवाले से मार्केट में अच्छा खासा फंड है। सोलाना जो FTX है उनके पास अच्छा खासा सोलाना पड़ा हुआ है। तो उन खबरें हैं कि FTX ने जो सोलाना के कोल्ड वॉलेट में फंड्स पड़े हुए थे उनको मूव किया है। इस पे जो सोलाना के फाउंडर हैं एनाटोली याकोवेंको क्या उनका नाम है, उन्होंने प्रपोजल पेश किया। उन्होंने कहा जी ये देखें यहाँ पे टॉली के नाम पे इनका अकाउंट है ट्विटर में। इन्होंने कहा जी कि अगर किसी का, एडम जो है ये एक वेंचर कैपिटलिस्ट है, अच्छा क्रिप्टो मार्केट का एनालिस्ट भी है, इनके मैं एनालिसिस वगैरह आपके साथ शेयर भी करता रहता हूँ। इनको कहा जी अगर आपका कोई इन्फ्लुएंस है FTX के साथ, कोई राब्ता वगैरह है, तो मेरी ख्वाहिश है कि जितने FTX के पास सोलाना टोकन पड़े हैं, बजाय इसके कि आप मार्केट में उसको डंप करें, FTX जो सोलाना का जो प्राइस है उसको आप मार्केट में डंप करें। आप एक काम करें, जो FTX के यूज़र हैं जिन्होंने पैसे लेने हैं, डेबिटर्स हैं, उनको आप सोलाना टोकन उनके अकाउंट में फ़ंड दे दें। इस तरह जो फंड्स हैं वो ज़्यादा यूज़र्स में डिवाइड होने की वजह से जो सोलाना के ऊपर सेल प्रेशर आ सकता है वो मिनिमाइज़ हो सकता है। तो सोलाना की प्राइस ऑलरेडी अगर आप देखें तो नीचे अपने इस मैं तो इसे कहूँगा असेंडिंग वेज जो है, इस वेज के पास है, बिल्कुल अपने सपोर्ट के पास है। ये वीकली चार्ट पे मैं सोलाना का एनालिसिस कर रहा हूँ। एंड मुमकिन है कि 18 सेंट को दोबारा सपोर्ट को टच करके प्राइस ऊपर आपको जाती हुई 20-25 डॉलर तक जाती हुई आपको नजर आए। डिपेंड करता है मार्केट किस तरह मूव होती है। और अगर मार्केट बेयर होती है और यहाँ से ब्रेक हो जाती है तो सोलाना की प्राइस आपको फिर नीचे 7-8 डॉलर तक जाती हुई नज़र आ सकती है। इट ऑल डिपेंड अगेन मार्केट की जो कंडीशन है। अच्छा, इस सारे महीने की जो DeFi मार्केट के हवाले से जो अच्छी न्यूज़ है वो DYDX प्लेटफॉर्म, इस हवाले से ऑलरेडी मैं आपके साथ गाइड भी कर रहा था आपको। आज फाइनली इनकी वोटिंग जो है वो फाइनलाइज हो गई है। ऑलमोस्ट 100% वोट जो हैं वो इस प्रपोज़ल के हक में है, जिसमें वो चाहते हैं कि DYDX का जो टोकन इथीरियम में पड़ा हुआ है उसको माइग्रेट करके अपनी चेन में ले जाए। तो एन मुमकिन है गो के मेरा ख्याल है इसी माह के एंड तक ये प्रपोज़ल आज अप्रूव हुई है। आइंदा चंद दिनों हफ्तों के अंदर अंदर ये सारी माइग्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो सकता है। फ़िलहाल जो DYDX की प्राइस पे अगर आप देखें, गौर करें, तो फ़िलहाल जो 200 डेज़ की मूविंग एवरेज लाइन है, प्राइस उसके नीचे नीचे ट्रेड हो रही है, बल्कि वो लाइन जो है एज अ रेजिस्टेंस काम कर रही है मुसलसल। यानी इस साल की मई से लेके मुसलसल जो DYDX की प्राइस है इसको टच करने की कोशिश करी है, इसको ब्रेक करने की कोशिश करी है और अभी तक ब्रेक नहीं कर पाई है। अच्छा, ये अभी ये जो अपनी चेन में शिफ्ट करेंगे, इससे एक चीज़ अच्छी हुई है, वो ये कि अब अभी तक DYDX के प्लेटफॉर्म के ऊपर जितना रेवेन्यू जनरेट होता है वो सारा DYDX की फाउंडेशन को जाता है या उनकी ट्रेजरी में जाता है। जब ये शिफ्ट हो जाएगा, माइग्रेट हो जाएगा इनकी अपनी चेन में, तो वो चेन बाकायदा जब मेन नेट उनका लॉन्च हो जाएगा तो फिर उनका उसके प्लेटफॉर्म का जो प्रॉफिट है वो DYDX के जो होल्डर्स हैं उनमें इक्वली डिवाइड होगा। ठीक है, तो ये एक अच्छी चीज़ है। अगर आप DYDX के इन्वेस्टर हैं तो ये आपके लिए एक अच्छी न्यूज़ हो सकती है। स्टेलर की प्राइस भी पिछले 24 घंटों में पंप किया है। मुझे नहीं समझ आई, क्यों, मैंने ढूंढने की कोशिश की है, सिवाय इस एक न्यूज़ के कि इन्होंने 2 सितंबर को ये एक ट्वीट की थी कि आइंदा 10 दिनों के अंदर अंदर समथिंग कूल इज़ ड्रॉपिंग। वो क्या कूल है, नोबडी नोज़ अभी तक क्या चीज़ है, लेकिन उसकी वजह से स्टेलर की प्राइस भी जो है वो पंप कर रही है। हालांकि XRP जो जिसका ये फोर्क है, XRP की प्राइस ऐसा जो वो प्रेशर में ही आपको नज़र आई है, क्योंकि XRP के बहुत से टोकन्स, मेरा ख्याल है 1 बिलियन जो XRP टोकन है वो इस माह के स्टार्ट में अनलॉक हुए हैं, जिसमें से मेरा ख्याल है 200 मिलियन टोकन ऑलरेडी जो रिपल लैब है वो मार्केट में डंप कर भी चुकी है। अच्छा, गाला के हवाले से मार्केट में अपडेट्स हैं जी। गाला गेम्स का जो टोकन है, उनके जो फाउंडर्स हैं उन्होंने एक दूसरे के खिलाफ केस कर दिया, एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। वो कह रहा है उसने पैसे खा लिए, वो कह रहा है उसने पावर का मिस यूज़ किया है, ये कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। बहरहाल गाला के टोकन के ऊपर अच्छा खासा प्रेशर है। गाला की प्राइस इस वक्त अपने लोएस्ट, बल्कि यूँ कहने दे कि अपना जो लोएस्ट प्राइस है उसको डिस्कवर करी है। गो के इस वक्त देखें तो अपनी ये जो सपोर्ट थी, जो कि इसने दिसंबर 2022 में अपनी सपोर्ट डिस्कवर की थी, ये जो प्राइस है तकरीबन 1.5 सेंट आप लगा लें प्राइस। इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस वक्त उसी के पास ये ट्रेड हो रहा है। अगर ये प्राइस
इसको भी ब्रेक कर देती है तो नो बॉडी नोज़ कि ये नीचे कहाँ तक ये प्राइस जा सकती है। ज़ाहिर बात है जो डेवलपर्स हैं, जो फाउंडर्स हैं, जो किसी भी प्लेटफॉर्म को चलाने वाले हैं प्रोटोकॉल को, जब उनके दरमियान इस तरह का मसला होगा तो इन्वेस्टर का जो एतमाद है वो तो हो गए शटर। ठीक है। अच्छा, बाइनांस के एक और एग्जेक्टिव के हवाले से ख़बरें हैं कि उन्होंने जो उनके प्रोडक्ट हेड हैं, क्या नाम है उनका, मायोर क्यूमैट, पता नहीं कैमैट, मुझे नहीं पता इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं, उन्होंने जनाब बाइनांस को बाय बाय कह दिया। उन्होंने कहा जी कि यंग जनरेशन को मैं चाहता हूँ उनको लीड करने का मौका दे। 20 साल हो गए हैं मुझे सर्विस करते हुए, बाइनांस में नहीं, ओवरऑल जो उनका कैरियर है, तो अब मैं थोड़ा सा रेस्ट करना चाहता हूँ। ये उन्होंने पब्लिक स्टेटमेंट दी है। इसको जो मीडिया है वो मुख्तलिफ रंग दे रहा है, क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है कि बाइनांस के बहुत से एग्जेक्टिव ऑलरेडी जो है वो बाइनांस को छोड़ चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि शायद उनके इख्तलाफात हैं सीजी के साथ या टॉप मैनेजमेंट के साथ, इस वजह से, और आपको पता है बाइनांस के ख़िलाफ़ जो रेगुलेटरी एक्शंस वगैरह हैं उस वजह से लोग अपने आप को डिस्टेंस कर रहे हैं बाइनांस से। एक साइड पे ये खबरें हैं, दूसरी साइड पे बाइनांस के हेड जो है सीजी, उन्होंने 1 सितंबर को AMA सेशन किया है। उसमें अगेन उन्होंने दोबारा इन्फोर्स करने की कोशिश की है कि भाई प्लीज़ हमें FTX के साथ की एनेक्स से मत देखें। FTX और चीज़ था, हम और चीज़ हैं, हमें बार बार आप लोगों ने टेस्ट कर लिया है, हम हर टेस्ट में पास हो गए हैं, तो आप लोगों को डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये सीजी ने AMA में अच्छा खासा अपनी जो फॉलोअर्स हैं उनको अच्छा खासा उनके क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं और साथ उन्होंने अपनी ओपिनियन का इज़हार किया है। बहरहाल एक चीज़ मैं आपके साथ इंटरेस्टिंग शेयर करना चाहता हूँ, जो जुमे वाले दिन शायद मैंने आपके साथ शेयर किया था, कि एक थ्योरी है कि जब तक बाइनांस का जो बिज़नेस है वो और टेथर ये ठप नहीं हो जाता और इनको रिप्लेस करने के लिए कोइनबेस या कोई US और कंपनी नहीं आ जाती, स्टेबल कोइन को रिप्लेस करने के लिए जो सर्कल है USDC वो प्रोमिनेंट नहीं हो जाता, उसका मार्केट शेयर नहीं बढ़ता, उस वक्त तक ये प्रेशर जो है SEC या US रेगुलेटर वो जारी रखेंगे। थ्योरी के पीछे ये एक आल्ट कोइन डेली, इनका भी मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, यूट्यूब में, ये उन्होंने ट्वीट किया, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। वो कहते हैं जी कि जो FTX के फाउंडर्स थे सैम बैंकमैन फ्रीड, वो और साथ जो CEO थी कैरोलाइन, इनके जो पापा हैं, जो फादर हैं, वो MIT के हेड हैं, MIT जो कॉलेज है उसके हेड हैं, और ये दोनों वहाँ के ग्रेजुएट्स हैं, उन वहाँ के स्टूडेंट्स हैं, और ये जो गैरी गैंसलर हैं ये इनके वहाँ के प्रोफेसर हैं। इन अदर वर्ड्स के बाइनांस के हेड ने FTX को क्रैश कराया, क्रैश करने में बहुत रोल प्ले किया, और अब गैरी गैंसलर जो सैम बैंकमैन फ्रीड या उनकी जो CEO हैं उनकी बेस के ऊपर शायद ये कहीं इंतकाम लेने की कोशिश नहीं की जा रही। ये एक मार्केट में थ्योरी हैं जो मैं चाहता हूँ आपके साथ शेयर करूँ, ताकि इसमें से आपने अगर कुछ हज़म करना हो, कोई डिसीजन लेना हो, तो आप उस हिसाब से अपनी पोजीशनिंग वगैरह सेट कर सकें। अच्छा जी, खबरें हैं विटालिक बटरन ने MakerDAO के टोकन क्यों मार्केट में सेल किए हैं। उसकी वजह ये है जी, क्योंकि उनसे जो co-फाउंडर हैं MakerDAO के, MakerDAO क्या है, ये डाई जो स्टेबल कोइन है, वन ऑफ द लीडिंग डिसेंट्रलाइज जो स्टेबल कोइन है, वो उन्होंने अनाउंसमेंट किया जी कि हम लोग चाहते हैं कि सोलाना के ऊपर या सी जो चेन पिछले दिनों लॉन्च हुई है, इसी तरह की चेन के ऊपर अपनी एक नई कोड नेम न्यू चेन एक लॉन्च करें, जो कि इनके एंड गेम का जो लास्ट फेज़ है उसका ये हिस्सा है। तो यानी वो इथीरियम को छोड़ के वो सोलाना या सी चेन के ऊपर अपनी एक नई चेन लॉन्च करेंगे, और एंड मुमकिन है कि वो इथीरियम से माइग्रेट कर जाएँ। तो शायद इस वजह से विटालिक बटर ने कहा है ठीक है, फिर आप मेरे प्लेटफॉर्म पे एतमाद नहीं करते तो मैं आपका टोकन क्यों होल्ड करूं। अच्छा जी, खबरें हैं जी, चाइना का जो बैंक ऑफ चाइना के जो हेड हैं, जो लीड कर रहे हैं CBDC प्रोजेक्ट को, उन्होंने अभी पब्लिक स्टेटमेंट दिया कि डिजिटल युआन को अब वो चाहते हैं कि वो रिटेल के लेवल पे ले जाएं। यानी रिटेल लेवल CBDC के दो मुख्तलिफ फेजेज़ होते हैं। एक होता है कि जिसमें बैंक टू बैंक या क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स जो है CBDC इस तरह का बनाया जाता है कि उसमें वो फैसिलिटेट किया जाए। एक होता है रिटेल के, जो शहरी हैं वो भी उसको यूज़ करें, यानी वो पर्सन टू पर्सन या पर्सन टू मर्चेंट, इस तरह की जो, और ऑफिस टू ऑफिस यानी ऑर्गेनाइजेशन कारपोरेट टू कारपोरेट भी उसमें यूज़ हो जाए। तो अभी डिजिटल युआन वहाँ तक जा रहा है। इंडिया की तरफ से खबरें हैं कि इंडिया का जो सेंट्रल बैंक है वो ब्लॉकचेन के जो एक्सपर्ट्स हैं वो हायर कर रहा है, और वो अपने जो CBDC है या जो ब्लॉकचेन के ऊपर है वो अपने काम को मज़ीद स्पीडी कर रहा है। और ये भी एक तरह की जो हमारे हमसाया ममालिक हैं
वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में उसको अडॉप्ट कर रहे हैं, उसको फ्यूचर समझ रहे हैं अपने मुस्तकबिल का। और हमारे यहाँ किसी को पता नहीं है। अल्लाह करे हमारे जो करता धरता है, जो समझते हैं, जो गारंटी दे रहे हैं सबको कि अब मुल्क के मुआशी हालात जो हैं हम दुरुस्त करेंगे, वो इस जाने भी गौर करें कि यहाँ इसको भी वो अडॉप्ट करके फ़ायदा ले सकते हैं। ठीक है, कंसेंसस ने अभी एक सर्वे किया जी, ग्लोबल सर्वे है इनका, जिसमें बताया गया कि नाइजेरिया 99% जो नाइजेरियन शहरी हैं वो क्रिप्टो के हवाले से बाखबर हैं। और ये वो कंट्री है जिसने क्रिप्टो करेंसी पे सन 2021 में पाबंदी लगा दी थी। यानी पाबंदियाँ लगाने से आप अवेयरनेस को रोक नहीं सकते इस जदीद दौर के अंदर, सोशल मीडिया के दौर के अंदर। 99% की मैं बात कर रहा हूँ। और वन ऑफ द टॉप वर्ल्ड साउथ अफ्रीकन जो कंट्रीज़ हैं वो ऑलरेडी डेवलप कंट्रीज से ज़्यादा क्रिप्टो में इन्वॉल्व हैं, अडॉप्ट हैं। आई डोंट नो व्हाई, लेकिन अफ्रीकन कंट्रीज ज़्यादा हैं, जिसमें से नाइजेरिया नंबर 1 है, दुनिया का नंबर 1 कंट्री है जिसकी 99% पॉपुलेशन क्रिप्टो के हवाले से बाखबर है। ठीक है, ये थी आज की वीडियो, आज का बुलेटिन। उम्मीद है मेरी आज की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।